पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। तो इससे फिर हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप चोर हो। तो इमरान खान साहब ने ये एक बात की थी कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप क्या करेंगे। जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात है। आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहाद खान, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो मेंटली आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा बम आप पे और गिरा दिया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की शक्ल में। खैर, इस पे बाद में बात करते हैं। दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और जिस तरह अभी वार सिचुएशन बनी हुई है पूरी दुनिया में और ख़ासकर मिडिल ईस्ट में, और जिसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है और पूरी दुनिया इसका नुकसान उठा रहा है। जंग की सूरत हाल ये है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा। ईरान मुसलसल रिटेलिएट कर रहे हैं और हमले कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक पे, जहाँ पर भी यूएस के एयर बेसिस है और एम्बेसीज है, वट एवर जो भी है उसको टारगेट कर रहे हैं ईरान बहुत कामयाबी के साथ। और बहुत अहम बात कि ईरान बहुत कामयाबी के साथ इसराइल को हिट कर रहा है, इसराइल के कैपिटल को हिट कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जैसे एयरडोम वगैरह, जो मिसाइलों को रोकते हैं और मिसाइलों को हवा में तबाह करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ईरान ने नाकाम बना दी है और ईरान ने बहुत कामयाबी के साथ अटैक्स किए हैं, जो वीडियोस वगैरह चलती है और जो अभी वो लोग मान भी रहे हैं कि अटैक्स हुए हैं। इंडिया की एक जर्नलिस्ट है, वो इसराइल में था और अभी इंडिया वापस गया है। उसने एक वीडियो जारी किया और जिसमें उसने कहा है, जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात है। आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर हमने देखा कि लोग मर गए वहाँ पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बताया। ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी, वहाँ तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही। आप वहाँ विजुअल नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते, और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी। जैसे आपको हमें मालूम है कि गौर सिटी में जाना है, वहाँ पे किस जगह जाना है, घटना हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ सादरा नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड, लेकिन वहाँ पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल चलाते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेस, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहाँ घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो कहने की बात है ना, अलार्म बजता था हम लोग को एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस ड्रोन ड्रोन की आवाज आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है, और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दखती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे। और अभी आपको पता लगा होगा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया। हो सकता है कि तेल अवीव किसको टारगेट किया था, तो हम भी नहीं बचते। इजराइल में मुकम्मल सेंसरशिप है, कोई भी खबर वगैरह आप नहीं चला सकते, न लगा सकते हो, और वो लोग अपनी हलाकतों और अपने नुकसान को छुपा रहे हैं। और उसने अपनी वीडियो में ये कहा है कि एयरडोम वगैरह ये चीज़ें तो सारी नाकाम हो गई है, क्योंकि ईरान जिस तरह हमले कर रहे हैं और अपने हमलों को कामयाब बना रहे हैं। और दूसरी एक अहम बात, जो ज़मीन के अंदर इसराइल ने अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे, जो जंग के दौरान लोग उसमें पनाह लेते हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो उसने अपनी वीडियो में बताया है कि ज़मीन के अंदर तकरीबन 100 फुट अंदर एक बंकर है, उसमें भी लोग हलाक हुए हैं। तो इसराइल की सारी ये चीज़ें जो है ये नाकाम हो गई है। बाकी यूएस है, तो एक वीडियो और भी ट्रेंड पे चल रही है जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो रिलीजियस लोग हैं, जिसने ट्रंप पे हाथ रखे हुए हैं और ट्रंप को दुआएं दे रहे हैं। तो ट्रंप को अभी दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रंप अपने मकासद में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जिस तरह वो रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा था वो नाकाम हुआ, फिर ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स थे उसको नाकाम बनाना था, उसमें भी ट्रंप नाकाम हुआ। और सबसे बड़ी एक कोशिश जो ट्रंप की एक और थी कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा दिया जाए, तो उसमें भी ट्रंप नाकाम हुआ। तो पूरी दुनिया के लोग ट्रंप की तनकीद कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो जंग शुरू की है ये इसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान तो कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा इस इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसमें अपना रोल नहीं प्ले कर रहा, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़र पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और न्यूक्लियर पावर भी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान से अपने हालात जो है वो संभाले नहीं जा रहे। आज एक बहुत बड़ा बम पाकिस्तान की आवाम पर और गिरा दिया गया है। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 55 रुपये की इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 321 रुपये और डीजल की कीमत 335 रुपये है। अब पाकिस्तान इसी काम में पूरी दुनिया से आगे है, क्योंकि जंग ईरान, इसराइल, अमेरिका, मुख्तलिफ और ममालिक में है, लेकिन नुकसानात जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही है और बम जो है वो पाकिस्तान में गिर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आयतुल्लाह हमने की शहादत के बाद लोग जो एहतजाजों के लिए निकले थे, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिस पे स्ट्रेट गोलियां चला दी गई। उसके बाद तेल की कीमतों की शक्ल में बहुत बड़ी बम जो है वो आवाम पे गिरा दी गई और आवाम की कमर जो है इससे टूट गई। तो अब ये जंग जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने पिछले दिनों ये बात की थी कि हमारे पास मार्च के एंड तक तेल के ज़खायर मौजूद है। तो अभी फिर तेल की कीमतों को क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। 55 रुपये बहुत एक ज़्यादा अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जहाँ एक मज़दूर की दिन की दिहाड़ी 700-800 रुपये होती है, तो इस तरह अगर आप हिसाब लगाए तो पूरा दिन अगर एक मज़दूर काम करता है तो वो सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल के पैसे वो कमाता है। और हमारे पाकिस्तान की आवाम भी इस तरह है कि आज पता चला था कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी, तो सुबह से लोगों ने पेट्रोल पंप्स बंद किए थे और पेट्रोल पंप्स में लाइंस लगी हुई थी। आज पूरा दिन जो रमज़ान है, लाइंस लगी हुई थी, लोग पेट्रोल के लिए खड़े थे और पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं मिल रहे थे। अभी जब प्राइस हाई हुआ, प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का और डीजल का,
تو ابھی پیٹرول دینا شروع کر دیا پیٹرول پمپ والوں نے. تو یہ ہمارے پاکستانیوں کی بھی یہی حال ہے. باقی حکومت جو ہے اس سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ لوگ خود کہتے تھے، جو ابھی حکومت میں ہے یہ لوگ خود کہتے تھے، ویڈیوز ابھی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہوگی، یہ لوگ کہتے تھے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہے تو اس سے آپ یہ سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے. جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. کہ پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اس سے پھر ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ چور ہو، کیونکہ آپ نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ جب قیمتیں بڑھتی ہے تو آپ کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جب پیٹرول کی قیمتیں تھوڑی سی بھی بڑھتی تھی تو یہ لوگ روڈوں پر آتے تھے اور چیختے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھی، اور یہی بات کرتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. 12 روپے پیٹرول راتوں رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ملا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، وہ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا؟ اب اگر میں فیکٹس پہ بات کروں تو عمران خان صاحب کے ٹینیور میں، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس کے ٹینیور میں پیٹرول جو عالمی منڈی میں پیٹرول بکتا تھا وہ 120 پی بیرل تھا، $120 پی بیرل تھا، اور ابھی پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ $80 پی بیرل ہے. تو عمران خان صاحب کے ٹینیور میں پیٹرول جو سب سے زیادہ مہنگا ہوا تھا وہ 150 پر گیا تھا، لیکن آج پیٹرول پی بیرل ہمیں بہت سستا مل رہا ہے جو $80 ہے، اور ہمیں پیٹرول مل رہا ہے 322 روپے کا. تو ابھی اللہ نہ کرے اگر پیٹرول کی قیمت دوبارہ 120 پہ گیا تو ابھی پاکستان میں میرے خیال میں پھر 1000 پی لیٹر سے یہ لوگ پیٹرول بھیجیں گے. جس طرح کووڈ-19 تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2019-20 میں پوری دنیا میں کوہرام مچی ہوئی تھی، پوری دنیا میں مہنگائی تھی، لیکن عمران خان صاحب ریلیفس دے رہے تھے لوگوں کو، اور پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ بھی بہت اچھی پرائس پر تھی. لیکن ابھی جنگ دوسرے ممالک میں ہے، ہمارے پاس پیٹرول کے ذخائر بھی موجود ہے، جو ان لوگوں نے خود کہا ہے کہ مارچ کی اینڈ تک ہمارے پاس پیٹرول موجود ہے. تو پھر کیوں مہنگا کیا آپ لوگوں نے؟ اور اب یہ جو مہنگا کیا ہے تو یہ ایکسٹرا پیسے جو لے رہے ہیں آپ لوگ، یہ کہا جا رہے ہیں فی لیٹر پاکستان کی حکومت جو ہے فی لیٹر 100 روپے سے زیادہ یہ لوگ ٹیکس لیتے ہیں. تو پاکستانی عوام تو ٹیکس دے رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل دشمنوں والا سلوک کر رہے ہیں اپنے عوام کے ساتھ. عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن آپ کیا کریں گے؟ تو وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب تو ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ابھی بھی لائنز میں کھڑے ہیں، پیٹرول نہیں مل رہا آپ لوگوں کو، زندگی کی کوئی بنیادی سہولت نہیں مل رہا آپ کو، 45% غربت ہے آپ کے ملک میں، اور بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. اس کے ساتھ اگر مریم نواز صاحبہ کی میں بات کروں، 11 ارب کی جہاز اس نے لی، تو ان پیسوں سے کیا عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تھے؟ اور ریلیف تو چھوڑے، عوام ریلیف نہیں مانگ رہا، لیکن جو ایکچوئل پرائس ہے ایک چیز کی، اسی پرائس پہ آپ دے عوام کو وہ چیز. عوام کی ریلیف جو ہے وہ چھوڑ دے، وہ آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. 11 ارب کی جہاز لی ہے. اب پاکستان میں کوئی پائلٹ نہیں ہے. ہم یہ دعوے تو کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس ایسی ہے ویسی ہے، اتنے رافیل گرائے پاکستانی ایئر فورس نے اور یہ کیا وہ کیا، لیکن اتنے پائلٹس نہیں ہیں ہمارے پاس کہ مریم نواز صاحبہ کی جہاز اڑائے. مریم نواز صاحبہ نے جو لگژری جہاز لیا ہے، اب پاکستان میں اس کے لیے کوئی پائلٹ نہیں ہے، تو فارنرز 2 پائلٹ ہے جو مریم نواز صاحبہ کے جہاز کو اڑائیں گے. ان 2 پائلٹوں کی سیلری کی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ایک کی سیلری ہے $32,000 اور دوسری کی جو سیلری ہے وہ ہے $38,000 جو پاکستانی کروڑوں میں بنتے ہیں. تو یہ حالات ہے ہمارے ملک کا، جہاں امیروں کے اور ہمارے سرکاری لوگوں کے ششکے ختم نہیں ہوتے، ان لوگوں کے خواہشات ختم نہیں ہوتی، اور غریب بندہ بھوک سے مرتا ہے. غریب بندہ رمضان کے مہینے میں روزی کی حالت میں گھنٹوں پیٹرول کے لیے قطاروں میں کھڑا ہوتا ہے. تو خود حالات نہیں بدلتے، حالات کو بدلنا پڑتا ہے. اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ذہنی مریض ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں تو 100% شور ہوں کہ اگر آپ پاکستانی ہے تو آپ ذہنی مریض ہوں گے، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں مینٹلی ٹھیک رہنا ناممکن ہے. دوسرا میرا جو سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں پاکستان کی جو حالات تھے اور ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا وہ حالات بہتر تھے؟ مجھے دیجیے اجازت، والسلام.